हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए बहुत अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ फिजिक्स के क्लास 10th के चैप्टर द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड से एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा उसका बेसिक्स सीखेंगे। और बेसिक्स कैसे सीखेंगे, क्योंकि ये लाइट से रिलेटेड है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज लाइट, कि लाइट की डेफिनेशन क्या होती है, आखिर लाइट ये है क्या। तो what is light? Light is a form of energy that produces the sensation of vision. Means light एक ऐसी एनर्जी है जिसके थ्रू हम कोई भी चीज देख सकते हैं, जो कि हमें ऑब्जेक्ट्स को देखने में मदद करता है। तो लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ विजन। अगर यहाँ पर लाइट नहीं होती तो आप लोग भी इस स्क्रीन को नहीं देख पा रहे होते। विद द हेल्प ऑफ द लाइट आप लोग यहाँ पर पढ़ पा रहे हैं कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ विजन। तो यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस हैं, प्रॉपर्टीज हैं लाइट की। तो पहली प्रॉपर्टी मैं आपको सिंपल प्रॉपर्टी बता देता हूँ, दैट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। व्हाट डू यू मीन बाय रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन? जो लाइट की रेज हैं वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती हैं। लाइट की रेज हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती हैं। तो मैं इसको आपको समझा देता हूँ इस डायग्राम से। तो यहाँ पर आपका एक लाइट की रेज आ रही है बाहर से, और वो देखिए सारी स्ट्रेट लाइन में है। देन वी कैन से दैट लाइट इज ट्रेवलिंग इन द स्ट्रेट लाइन एंड दिस इज कॉल्ड द रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। बहुत इजी था ये। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? कभी भी हम जब मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमें अपना रिफ्लेक्शन दिखता है। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आइए समझते हैं इसको। एक मिरर यहाँ पर ले लेते हैं जिसको हम ओपेक्यू सरफेस बोलेंगे, क्योंकि एक तरफ इसकी पॉलिश होती है। और इस मिरर पे हम एक लाइट की रे डालते हैं। जो रे हम मिरर पे डालते हैं उसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। और जब ये मिरर से रिफ्लेक्ट होती है तो उसको हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। अब अगर हमें पता करना हो कि एंगल कितना बना रही है इंसिडेंट रे, तो हम उस पर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं जो कि आपको डॉटेड लाइन से शो हो रहा है। और इस नॉर्मल से हम एंगल चेक करते हैं, डेट इज कॉल्ड आई। एंड आई को हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसी तरीके से एक जो रिफ्लेक्टेड रे है वो नॉर्मल से एंगल बनाएगी जिसे हम बोलेंगे आर। और आर क्या कहलाएगा? आर आपका कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई थिंक आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आराम से समझ में आ गया होगा। और कुछ मैंने इसकी प्रॉपर्टीज भी बता दी हैं कि एक इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्ट हो रही है उसको हम रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। और इंसिडेंट रे आपका नॉर्मल से कुछ एंगल बनाता है, डेट इज कॉल्ड आई। ऐसे ही रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से एंगल बनाता है, डेट इज कॉल्ड आर। और ये आई और आर दोनों इक्वल होते हैं। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि आई और आर दोनों इक्वल होते हैं। नेक्स्ट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एक बार देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन भी। चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ ए रे ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स obliquely from one medium to another transparent medium is called refraction of light. तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये डिफरेंट वर्ड है, अभी आपने पढ़ा था इससे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपने देखा था किसी भी सरफेस पे अगर कोई लाइट की रे पड़ के रिफ्लेक्ट होती है, डेट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पर हमने एक रेक्टेंगुलर स्लैब ले लिया है, और जैसे अभी हमने लाइट की रे डाली थी जिसको हम इंसिडेंट रे बोलते हैं, तो यहाँ पर भी हम एक इंसिडेंट रे डालेंगे। लेकिन इंसिडेंट रे डालने से पहले आपको समझा देते हैं थोड़ा सा कि बाहर की तरफ एयर मीडियम है, और ये जो हमने एक स्लैब लिया है दिस इज ऑफ ग्लास, ये ग्लास का बना हुआ है। तो यहाँ पर मीडियम जो है चेंज है बाहर, और अंदर जो है मीडियम चेंज है, क्योंकि जो है यहाँ पर एयर मीडियम है और यहाँ पर ग्लास मीडियम है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो एयर मीडियम है वो कैसा मीडियम होता है? वो रेयरर मीडियम होता है। और जो ग्लास मीडियम है वो डेंसर मीडियम होता है। इसको सबसे अच्छा समझने के लिए मैं आपको कैसे समझाता हूँ, वाटर का एग्जाम्पल लेके। वाटर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। और जो वाटर है वो तीन फॉर्म में होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस हम यहाँ पर लिख देते हैं। दिस इज द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो इन द सॉलिड्स जो भी आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाटर में
पास पास होते हैं, आपको पता होना चाहिए। द सॉलिड्स जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके बहुत पास पास होते हैं। इन द लिक्विड्स वही मॉलिक्यूल्स आपके थोड़ा दूर दूर होते हैं, और इन द गैस वो मॉलिक्यूल्स आपके काफी डिफरेंस पे होते हैं। तो इसको हम कहते हैं, ये जो मीडियम है जहां पर मॉलिक्यूल्स पास पास हैं, डेंसर मीडियम, और इसको हम कहते हैं रेयरर मीडियम। तो यही डिफरेंट है। ये जो एयर वाला मीडियम है, ये मीडियम कैसा था, ये आपका रेयरर मीडियम है। जो ग्लास वाला मीडियम है, ये मीडियम कैसा है, ये आपका डेंसर मीडियम है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये हमारा ग्लास डेंसर मीडियम है, और जो हमारा एयर है वो कैसा है, वो हमारा रेयरर मीडियम है। अब हम क्या करेंगे, एक इंसिडेंट रे लेंगे जो कि ग्लास पे आके पड़ रही है, बट ये स्ट्रेट लाइन में चली जाती अगर मीडियम आपका सेम होता। मींस अगर आप अभी आपने देखा था एयर में, आपने इसकी प्रॉपर्टी देखी थी कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ठीक। लेकिन यहाँ पर मीडियम चेंज हो रहा है, तो मीडियम चेंज जब हो रहा है, एक नॉर्मल हम ड्रॉ कर देंगे। नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद ये जो स्ट्रेट लाइन में जानी चाहिए थी रे, ये आपकी किधर की तरफ बेंड हो जाएगी, ये आपकी नॉर्मल की तरफ रिफ्रैक्टेड रे बेंड हो जाएगी। अब ये रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल की तरफ कैसे बेंड हो रही है, ठीक, चेक कर लेते हैं। यहां पर आपका रिफ्रैक्शन है, इसीलिए हमने रिफ्रैक्टेड वर्ड यूज किया है। तो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ मीडियम आपका चेंज हो रहा है। यहाँ जो मीडियम आपका बाहर मीडियम था वो रेयरर मीडियम था, मींस मॉलिक्यूल्स वहां पर दूर दूर थे। अब ये आपका सॉलिड आ गया है, ग्लास आ गया है, यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स थे वो पास पास थे। तो जब भी जो है कोई भी लाइट रे रेयरर मीडियम से आपकी डेंसर मीडियम में ट्रांसफर होती है, या आपकी ट्रांसपेरेंट मीडियम में, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है आपका ग्लास, जब इसमें ट्रेवल करती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। ये आपकी रे कैसी थी, सीधी चली जाती, लेकिन ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई है, ठीक। तो यहाँ पर ये आपका रेयर टू डेंसर जब जाएगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए यही रे को हम अब इंसिडेंट रे मान लेते हैं, ठीक है। इसी रे को हम इंसिडेंट रे मान लेते हैं जो ग्लास के अंदर है, ये वाली रे की बात कर रहे हैं। अब जब ये डेंसर मीडियम से बाहर निकलेगी एयर में, तो फिर से एक नॉर्मल यहाँ पर खींचेंगे और चेक करेंगे क्या होता है। यहाँ पर हमने नॉर्मल खींच दिया। कायदे में तो रे सीधी जानी चाहिए थी, बट सीधी जाने के बजाय ये कहाँ से दूर हट गई, ये नॉर्मल से दूर हट गई, मतलब वहां से उल्टा हो रहा है। यहाँ पर ये नॉर्मल से थोड़ा सा दूर हट जाती है। तो इसको हम कहते हैं कि जब भी कोई इंसिडेंट रे डेंसर मीडियम से किसमें जाती है, रेयरर मीडियम में जाती है, तो वो क्या होती है, वो वहां से दूर हट जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एंड दिस रे इज कॉल्ड इमरजेंट रे। इस रे को हम क्या बोलते हैं, इमरजेंट रे बोलते हैं। तो रिफ्रैक्शन आपको समझ में आ गया, रिफ्लेक्शन आपको समझ में आ गया। रिफ्रैक्शन कहां पर हो रहा था, जब कोई लाइट रे ट्रांसफर कर रही है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो इसको एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, जो आप डेली यूज में भी आप इसे घर में बैठ के कर सकते हैं। एक ग्लास ले लीजिए, और उस ग्लास में आप क्या फिल कर लीजिए, वाटर फिल कर लीजिए। ये कांच का ग्लास है, दिस इज द ग्लास ऑफ ग्लास। इसमें हम पानी भर लेते हैं, और पानी भरने के बाद आपको करना क्या है, बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है ये, ठीक है। पानी भरने के बाद आपको इसमें पेंसिल अंदर डालनी है, पेंसिल ड्रॉप करनी है। तो जब आप पेंसिल इसमें ड्रॉप करेंगे तो पेंसिल आपको कैसे दिखने लगेगी, कुछ पेंसिल इस तरीके से बेंड दिखेगी, टेढ़ी हो जाएगी, आपको लगेगा पेंसिल टूट गई है। क्या होगा, यहाँ पर आप नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए, और नॉर्मल ड्रॉ करने से क्या होता है कि ये पेंसिल आपकी येलो कलर की पेंसिल है, ये ऐसे आ रही थी, बट ये किधर की तरफ बेंड हो गई, नॉर्मल की तरफ आपकी बेंड हो गई, ऐसा लग रहा है टूट गई। क्यों, क्योंकि यहाँ बाहर कैसा मीडियम है बेटा, यहाँ पर आपका रेयरर मीडियम है, और जो वाटर मीडियम है वो एयर के मुकाबले कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम है। और आपको मैंने अभी पढ़ाया, जब भी इंसिडेंट रे जो आपका रेयर मीडियम है उससे डेंसर मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। घर पे एक्सपेरिमेंट करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एंगल ऑफ इंसिडेंट कौन सा होगा, नाउ दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट, आई,
क्योंकि आपकी इंसिडेंट रे पे बन रहा है, ठीक। और उसके बाद दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, क्योंकि हम रिफ्लेक्शन नहीं बोलेंगे, वो मिरर में होता है, ठीक। यहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंड आफ्टर डेट ये जो बाहर की तरफ आ रही है इसको हम इमर्ज रे बोल रहे हैं, तो यहाँ पर हम एंगल ई ले लेंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? पढ़ा तो आपको रिफ्लेक्शन रहा था, मैं रिफ्लेक्शन पढ़ा रहा था, बट यहाँ तो रोड आ गई। हाँ जी, तो मैं एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको देता हूँ ये रिफ्रैक्शन समझाने के लिए। चलिए, यहाँ बहुत स्मूथ सरफेस दिख रही है और एक रफ सरफेस दिख रही है। जो साइड वाली सरफेस है वो बहुत रफ सरफेस है और बीच वाली स्मूथ सरफेस है। अभी तक भी मैं पहुंचा नहीं हूँ कहाँ पर, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पे, क्योंकि वहां आपको समझ में तभी आएगा जब ये सारी बेसिक चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाई डज द रे ऑफ लाइट बेंड। आखिर वहां जो रे ऑफ लाइट बेंड हो रही थी, आपने देखा था यहाँ पर जो है आपका रेक्टेंगुलर स्लैब था, ये आपका नॉर्मल था, एक इंसिडेंट रे आ रही थी और ये आपकी नॉर्मल की तरफ बेंड हो जा रही थी। इसी एग्जाम्पल को यहाँ पर देखते हैं होता कैसे। ये आपका एक ट्रक आ रहा है, बहुत स्पीड से ट्रक आ रहा था, उसके बाद ये क्या हुआ, थोड़ा सा टर्न होगा, किधर की तरफ, राइट की तरफ टर्न होगा। तो आपने देखा कि जो इसकी लेफ्ट साइड थी और राइट साइड थी, तो लेफ्ट साइड वाले टायर पे जो स्पीड थी वो तो उतनी ही रहेगी, लेकिन राइट साइड वाले टायर की स्पीड डिक्रीज हो जाएगी ड्यू टू द फ्रैक्शन। यहाँ पर आपकी सरफेस अच्छी नहीं है, जबकि ऊपर आपकी स्मूथ सरफेस है, यहाँ आपकी रफ सरफेस है। सो वहां पर आपकी स्पीड ज्यादा होगी और यहाँ पर स्पीड आपकी कम होगी। और जब वहां स्पीड ज्यादा होगी और यहाँ पर स्पीड कम होगी, तो ये क्या होगा, ये थोड़ा सा इधर की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा। आप इसे एक्सपेरिमेंट को भी कर सकते हैं, एक्चुअल में भी ऐसा होता है कि अगर आप एक स्मूथ सरफेस से एक रफ सरफेस में थोड़ा सा ले रहे हैं और वहां पर स्पीड कम हो जाने की वजह से वो हल्के से ऑटोमेटिकली डाइवर्ट हो जाता है नॉर्मल की तरफ। तो आइए इसको कैसे समझते हैं। दिस इज द इंसिडेंट रे। इस तरीके से आप तेजी से चले आ रहे थे, आपको सीधे निकल जाना चाहिए था, बट आप सीधे नहीं निकले। सीधे क्यों नहीं निकले? क्योंकि ये नॉर्मल था और नॉर्मल की तरफ आप बेंड हो गए ड्यू टू द सरफेस। यहाँ पर आपकी सरफेस ऐसी थी, तो कंक्लूजन क्या निकलता है इसमें, ट्रैक्टर बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल एज इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस। क्योंकि मैंने आपको बताया था यहाँ पर जो वेलोसिटी थी टायर की वो लेस थी और यहाँ वाले टायर की वेलोसिटी उतनी स्पीड में थी। जब एक की वेलोसिटी लेस होगी और एक की वेलोसिटी ज्यादा होगी तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली ये ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा और ये कम डिस्टेंस कवर करेगा। वेलोसिटी इसकी ज्यादा है और वेलोसिटी इसकी कम है, इसलिए ट्रक यहाँ पर बेंड हो जाएगा। और जब ट्रैक बेंड हो जा रहा है तो यही आपका रूल वहां पर रिफ्रैक्शन में लग रहा है। क्लियर? नाउ लाइट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल एज इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस। वेलोसिटी डिक्रीज क्यों होती है? क्योंकि वहां पर आपका यहाँ रेयरर मीडियम था और वहां अंदर क्या था, डेंसर मीडियम था। अगर आप इसे ग्लास स्लैब लेते थे तो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाने पर लाइट की भी वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो जिस तरीके से ये ट्रक आपका बेंड हो गया तो लाइट रे भी बेंड हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है बेटा कि जब लाइट रे आपकी एंटर कर रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में, या डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में, तो कौन सी वो पोजीशन होगी जहां पर वो बेंड नहीं होगी? ठीक है, दिस इज माय क्वेश्चन। चलिए तो मैं आपको आंसर दे देता हूं जो मैंने आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछा था। द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन इज कि अगर आप एक नॉर्मल पे एंट्री कर रहे हैं, मीन्स जहां पर आपकी सरफेस है, एक जगह रेयरर है एक जगह डेंसर है, और आप उस पर परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं, तो वहां पर जो वेलोसिटी है वो आपकी सेम रहेगी, क्योंकि दोनों जो आपके इसके टायर हैं वो सेम टाइम पे एंटर कर रहे हैं दूसरी सरफेस पे। जब दोनों टायर सेम टाइम पर एंटर करते हैं दूसरी सरफेस में, तो जो स्पीड है राइट की और लेफ्ट की वो आपकी सेम रहती है,
और कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। देखिए कितना अच्छा मैंने आपको एग्जाम्पल बताया है। तो ये आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड चला जाता है। कंक्लूजन क्या निकलता है, रेयरर टू डेंसर टूवर्ड्स द नॉर्मल। अगर आप नॉर्मल की तरफ चल रहे हैं रेयरर टू डेंसर, या डेंसर टू रेयरर चल रहे हैं अवे फ्रॉम द नॉर्मल, देन लाइट ट्रेवल्स स्ट्रेट, नो डेविएशन इज देयर। तो इसके बाद आते हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, कि स्टार्स जो होते हैं वो क्यों टिमटिमाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। नाउ दिस इज द एग्जांपल ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। इसको चेक कर लेते हैं। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल। मैं इसका आंसर आपको देने जा रहा हूं। स्टार्स आर पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। तो स्टार्स एक ऐसा सोर्स ऑफ लाइट है, एक ऐसा पॉइंट है। स्टार्स बहुत छोटे होते हैं और प्लैनेट्स के मुकाबले। तो यहाँ पर हम आपको क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले लाइट ईयर आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर व्हाट इज लाइट ईयर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर इज कॉल्ड लाइट ईयर। 6 ट्रिलियन माइल्स, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6 ट्रिलियन माइल्स। अब आइए आ जाते हैं कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स कैसे होता है। वी कैन से जो एटमॉस्फेयर है, तो जो हमारे अर्थ की पास वाली सरफेस होती है वहां एटमॉस्फेयर कैसा होता है, डेंसर होता है। और जो एटमॉस्फेयर जहां पर खत्म होता है वहां एटमॉस्फेयर कैसा होता है, वहां एटमॉस्फेयर रेयरर होता है। तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। एक आपने नॉर्मल खींच लिया, एक आपने परपेंडिकुलर खींच लिया, और ये एक स्टार दिख रहा है आपको, है ना। ये जहां पर भी आपका रेयरर से डेंसर मीडियम चेंज हो रहा है वहां पर हम परपेंडिकुलर खींच ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर रेयरर है और यहाँ पर डेंसर है। ये रेयरर है, ये थोड़ा सा आपका रेयरर क्या हो गया, कम हो गया, और डेंसर बढ़ गया। फिर आप और नीचे आए, रेयरर और कम हो गया, डेंसर और बढ़ गया, और यहाँ नीचे आते आते आपका डेंसर मीडियम बहुत ज्यादा बढ़ गया है और रेयरर बिल्कुल कम हो गया है। 1 2 3 4 परपेंडिकुलर इसलिए खींचे, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, 4 सरफेस हमने ले लिए जिसको हमने डिवाइड कर दिया है रेयरर और डेंसर मीडियम में। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार से एक लाइट रे निकलेगी और वो लाइट रे एंटर करेगी एटमॉस्फेयर में, अर्थ के एटमॉस्फेयर में। जैसे ही वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, आपका जो नॉर्मल था स्ट्रेट लाइन चली जानी थी, लेकिन नॉर्मल की तरफ आपकी बेंड हो गई। फिर आपकी स्ट्रेट लाइन जानी चाहिए थी बट नॉर्मल की तरफ आपका बेंड हो गया, क्योंकि रेयरर मीडियम से जब आप डेंसर मीडियम में जा रहे हैं, यहाँ तो एटमॉस्फेयर था ही नहीं बाहर। इसका मतलब जब आप रेयरर मीडियम था ही नहीं, तो ये उससे ज्यादा डेंस हुआ, ये वाला रेयरर मीडियम इससे वाला ज्यादा डेंस हुआ। तो यहाँ रेयरर मीडियम था, यहाँ डेंस था, तो रेयरर से जब डेंसर मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड हुई। फिर से देखिए रेयरर से डेंसर में जा रही है, नॉर्मल की तरफ बेंड हुई, और फिर रेयरर से डेंसर की तरफ जा रही है, नॉर्मल की तरफ बेंड हुई। तब आपको ये स्टार यहाँ पर दिखेगा। और जब आप यहाँ से स्ट्रेट लाइन पीछे की तरफ ले जाएंगे तो एक्चुअली जो स्टार की पोजीशन होगी वो चेंज हो गई होगी। एक्चुअली स्टार यहाँ पर था बट आपको वहां पर शो हो रहा है स्टार, ठीक है। तो स्टार वहां पर शो हो रहा है डिफरेंट पोजीशन पे। तो यहाँ पर आपको क्या हो रहा है, स्टार्स दिख रहा है, स्टार्स दिख रहे हैं, लेकिन जो आप एक स्टार को देख रहे हैं तो उसकी पोजीशन क्या हो गई है, चेंज हो गई है ड्यू टू रिफ्रैक्शन। क्योंकि आपका जो मीडियम है वो रेयरर से डेंसर मीडियम में ट्रांसफर हो रही है रे, और जितनी बार वो मीडियम चेंज होता जा रहा है, डेंसर होता जा रहा है, उतनी बार वो बेंड होती जा रही है। तो यहाँ पर आपने देखा जो एक्चुअल स्टार था और दूसरा स्टार था उसकी पोजीशन चेंज है। जो हमें दिख रहा है वो स्टार की पोजीशन चेंज है, जो एक्चुअली में स्टार था वो कहीं और पे स्टार था। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट कि स्टार की पोजीशन चेंज हो रही है। अब क्या होता है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो हमेशा एक सा तो रहता नहीं है, हमेशा एक सा नहीं रहता। तो कहीं पर डेंसर ज्यादा हो जाएगा, कहीं पर रेयरर हो जाएगा। तो जब हमेशा एक सा नहीं रहेगा तो वही स्टार हमें थोड़ी थोड़ी देर बाद अलग अलग जगह पे दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अब आप देखिए हमारी जो स्टार की पोजीशन है वो चेंज हो चुकी है, और अगर हम थोड़ी देर बाद और देखेंगे तो फिर से स्टार की पोजीशन चेंज हो चुकी है। ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है वो हमेशा एक सा नहीं होता है, और हमेशा एक सा नहीं होने से उसकी पोजीशन आपको थोड़ी थोड़ी चेंज लगती है। और जब पोजीशन आपको थोड़ी थोड़ी चेंज लगती है तो दिस इज द कॉन्सेप्ट कि वो स्टार हमें टिमटिमाते हुए क्यों दिख रहे हैं।
इसलिए दिखते हैं क्योंकि वो पोजीशन ही चेंज है। एक्चुअल में स्टार कहीं और दिख रहा है आपको, और थोड़ी देर बाद उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है तो आपको स्टार कहीं और दिखने लगता है। तो स्टार आर सेल्फ ल्यूमिनस एंड कैन बी सीन एट नाइट इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। They appear to be point source because of their being a very large distance from us. बहुत दूर से देख रहे हैं इसलिए वो एक पॉइंट सोर्स की तरह हमें दिख रहे हैं। The apparent position of the star keep changing a bit. आपने देखा apparent position of the stars keep changing a bit due to the atmosphere. Atmosphere बार बार चेंज हो रहा है, rarer और denser medium चेंज हो रहा है वहां पर। This is because of the motion of atmospheric air and changing air density and temperature. तो आपने यहाँ पर देखा कि एटमॉस्फेरिक में बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ द एटमॉस्फेरिक एयर, जो एयर है उसमें चेंज हो रहा है, वो कभी रेयरर हो जा रही है, कभी डेंसर हो जा रही है, कभी गर्म हवा हो जा रही है, कभी ठंडी हवा हो जा रही है, एंड चेंजिंग एयर डेंसिटी एंड टेम्परेचर, जिसके कारण वो स्टार हमें डिफरेंट पोजीशन पे दिखाई दे रहा है। और ये बहुत जल्दी जल्दी होता है, जब जल्दी जल्दी होता है तो वो आपको टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। बिकॉज ऑफ दिस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कीप्स चेंजिंग continuously. Because of this change, the position and brightness of the star keeps changing continuously and the star appears to be twinkling. Now the question is, why planets do not twinkle? तो अभी हमने पढ़ा कि तारे तो टिमटिमाते हैं, लेकिन प्लैनेट्स क्यों नहीं टिमटिमाते? बहुत ही इसका सिंपल आंसर है, द लेयर्स विच इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ इज डेंसर। हमको पता है कि जो हमारी अर्थ है उसके पास वाली जो एटमॉस्फेरिक लेयर है वो डेंसर होती है। क्यों डेंसर होती है? क्योंकि यहाँ पर एयर के मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं और एयर में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हैवी भी होते हैं। सिमिलरली हम कह सकते हैं कि जो हमारी अर्थ के दूर वाली एटमॉस्फेरिक लेयर है, सबसे दूर वाली लेयर है, वो रेयरर होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर लाइट पार्टिकल्स होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स जो हैं बहुत दूर दूर होते हैं। प्लैनेट जो होता है वो कंपेयर टू स्टार्स बहुत पास होता है हमारे अर्थ के। द प्लैनेट इज नियरर टू द अर्थ कंपेयर टू द स्टार्स। तो हम बोल सकते हैं जो प्लैनेट है वो बहुत पास है, तो इसको हम मान सकते हैं, इसको कंसिडर कर सकते हैं, ये प्लैनेट बहुत सारे छोटे छोटे स्टार्स से मिलकर बना है। We can assume that this planet is made of several stars. अब जो आपका कॉन्सेप्ट है वो सिंपल स्टार्स वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा यहाँ पर। कैसे? फॉर एग्जाम्पल इसको हमने कंसिडर कर लिया है कि ये बहुत सारे स्टार्स से मिलकर बना हुआ है। Planet are much closer to us compared to star. They therefore do not appear as the point sources, but appear as a collection of points. मैंने अभी आपको बताया कि बहुत सारे स्टार्स को मिला के एक प्लेनेट आप मान सकते हैं। Because of changes in the atmospheric refractive index, the position as well as the brightness of the individual point source changes. अभी मैंने बताया आपको इसकी पोजीशन आपको क्या होगी? चेंज दिखेगी। तो ब्राइटनेस भी आपकी चेंज होगी क्योंकि वो स्टार यहाँ पर टिमटिमा रहा था, अब आपको यहाँ पर शो होगा, लेकिन है तो वो आपका प्लेनेट के अंदर ही। तो आपको क्या दिखेगा? द एवरेज पोजीशन, जब आप एवरेज लेंगे, एंड द टोटल एवरेज ब्राइटनेस रिमेन्स अनचेंज्ड एंड द प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। जब आप इस सारे स्टार्स का एवरेज निकालेंगे और टोटल एवरेज ब्राइटनेस निकालेंगे तो आपको वो एक सी लाइट देगा, ना कि वो टिमटिमाएगा। एडवांस सनराइज। एडवांस का मतलब यहाँ पर क्या होता है? एडवांस का मतलब होता है द सन अपीयर्स टू राइज 2 मिनट्स अर्लियर। एक्चुअल में जो सनराइज हो रहा है उससे 2 मिनट पहले ही हमको क्या दिख जाता है? सनराइज दिख जाता है। कैसे? इसको भी हम समझ लेते हैं। दिस इज द अर्थ एंड दिस इज द एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर पे हमारा एक हॉरिजन भी है। हॉरिजन के बाद जब भी आप हमारा सन राइज होगा, क्योंकि हम सनराइज की बात कर रहे हैं, तो यहां पर जब सन अपीयर्स टू राइज 2 मिनट्स अर्लियर, ऐसा कैसे होगा इसको समझते हैं। दिस इज द राइजिंग सन, और जो राइजिंग सन है जब यहां से रेज हमारे पास तक आएंगी एटमॉस्फेयर पूरा पार करके, तो कैसे आएंगी? कुछ इस तरीके से डाइवर्ट होती आएंगी, क्योंकि नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएंगी
और जब वहां से एक स्ट्रेट लाइन हम खींचेंगे तो हमें क्या दिखेगा, सन जो है अपेरेंट सन दिखेगा, उसकी पोजीशन हमें चेंज दिखेगी। तो हमें क्या दिखेगा कि सन की एक्चुअल पोजीशन तो आपकी यहां पर थी, बट हमें 2 मिनट पहले ही से जब इसकी एक्चुअल पोजीशन यहां पर थी, हमको सन यहां पर शो हो रहा है। तो दिस इज द एडवांस सनराइज। सिमिलरली वी कैन से देयर इज ए डिलेड सनसेट। डिलेड सनसेट मतलब देर में। चलिए इसको भी समझ लेते हैं। द सन अपीयर्स टू सेट 2 मिनट्स लेट। ठीक, कैसे इसको समझेंगे? फिर से वही चीज, अर्थ है, एटमॉस्फेयर है और यहां पर एक हॉरिजन है, यहां पर सनसेट हम दिखा रहे हैं, सनसेट दिखा रहे हैं। तो फिर से यहां पर एक लाइट की रे लेंगे और लाइट की रे बेंड होती हुई हमारी आई तक पहुंचेगी और जब यहां से एक स्ट्रेट लाइन हम खींचेंगे तो अपेरेंट सन हमें यहां पर दिखाई दे रहा होगा, जबकि एक्चुअल सन की पोजीशन उस टाइम यहां थी। तो दिस इज द सन अपीयर्स टू सेट 2 मिनट्स लेट। आई थिंक आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब पढ़ते हैं हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की क्या जरूरत पड़ गई हमें यहाँ पर? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में इसका भी पढ़ना जरूरी है, बिकॉज अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पुटअप करता हूं तो उसका आंसर्स आपको स्कैटरिंग ऑफ लाइट ही देगी। क्या क्वेश्चंस? मैं क्वेश्चन अगर आपसे पुटअप करूं कि व्हाई द कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू, व्हाई द कलर ऑफ द क्लाउड्स इज व्हाइट, तो इससे पहले आपको समझना पड़ेगा दिस इज द प्लेन सरफेस, और प्लेन सरफेस पे आपको पता है कुछ रेज आ रही हैं, दीज आर कॉल्ड इंसिडेंट रे, और यहां से कुछ रिफ्लेक्ट भी हो रही हैं, दीज आर कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। तो आपको पता है यहाँ पर दो तरीके के एंगल बनते हैं, एक आई एंगल ऑफ इंसिडेंस और एक आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हियर वी कैन से आई इज इक्वल टू आर, वो हमेशा ही बराबर होता है, चाहे आपकी सरफेस प्लेन हो चाहे आपकी सरफेस प्लेन ना हो। बट यहां पर हम क्या देखते हैं कि I इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3 एंड R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3। दैट मीन्स अगर सरफेस आपकी प्लेन है तो जितने भी एंगल बन रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस वो इक्वल है, जितने भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो इक्वल है। ठीक, तो दिस इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। बट ये रेगुलर रिफ्लेक्शन आपका कहां पर होता है? ये रेगुलर रिफ्लेक्शन सबसे बेसिक आप ले लीजिए प्लेन मिरर पे होता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है? इरेगुलर रिफ्लेक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय इरेगुलर रिफ्लेक्शन? तो जब इरेगुलर सरफेस आपकी होती है, प्लेन सरफेस नहीं होती है, देन इट विल शो द इरेगुलर रिफ्लेक्शन। What is the difference between the regular reflection and irregular reflection? The difference is only I1 is not equal to I2 is not equal to I3। तो यहां पर जो आपने I1 I2 I3 इक्वल कर रखा था फॉर द प्लेन सरफेस, यहां जब हम देखेंगे तो वहां पर I1 I2 और I3 इक्वल नहीं होगा, क्योंकि यहां पर प्लेन सरफेस नहीं है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस डिफरेंट डिफरेंट बनेंगे, I1 I2 और I3। सिमिलरली जब आपका I चेंज है तो R भी चेंज होगा, बिकॉज वी कैन से इन ईच एंड एवरी कंडीशन I तो R के इक्वल ही होगा। तो I1 is not equal to I2 is not equal to I3 and we can say I is equal to R, then R1 is not equal to R2 is not equal to R3। तो this is the irregular reflection on the surface। तो हम यहाँ इरेगुलर रिफ्लेक्शन की क्यों बात करते हैं कि हमारी सरफेस ऊपर नीचे है? अभी मैंने आपको समझाया था कि जो हमारी अर्थ है और अर्थ के चारों ओर आपका एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर यहाँ पर कैसा है? आपका डेंसर है, और यहाँ पर आपका कैसा है? रेयरर है। तो डेंसर एटमॉस्फेयर अर्थ के पास वाली सरफेस पे होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत हैवी आपके मॉलिक्यूल्स हैं, और यहाँ पर जो है आपके बहुत लाइट पार्टिकल्स या बहुत लाइट मॉलिक्यूल्स हैं और दूर दूर हैं, इसीलिए इसको रेयरर और इसे डेंसर कहते हैं। तो जब भी यहाँ पर लाइट की कोई रे पड़ रही होगी हमारे एटमॉस्फेयर के थ्रू हमारी अर्थ पे आ रही होगी, तो वो आपको पता है वो हमेशा बेंड हो जाती है ड्यू टू लाइट ट्रांसफर फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम। जब वो ऐसे करके बेंड हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि जो एंगल ऑफ आई है
जो एंगल ऑफ आई है वो आर के इक्वल तो होगा। तो जितने भी यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस हैं जिसको हम बोलेंगे I1, I2 और I3, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर सरफेस सेम नहीं है। आपका एटमॉस्फेयर टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, आपका एटमॉस्फेयर एक सा नहीं रहता है, तो वो I1 इज नॉट इक्वल टू I2 इज नॉट इक्वल टू I3 ही होगा। तो इसी से रिलेटेड है हमारा नेक्स्ट टॉपिक कि इर्रेगुलर सरफेस पे रिफ्रैक्शन कैसे होता है। तो इर्रेगुलर सरफेस हमने क्यों बोला है वो मैंने अभी आपको समझा दिया है, क्योंकि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो इर्रेगुलर सरफेस है, कहीं पर आई कम होगा, कहीं पर आई ज्यादा होगा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि I1 is not equal to I2 is not equal to I3। क्लियर? तो स्कैटरिंग इज द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड देन री-एमिशन ऑफ द लाइट एनर्जी। स्कैटरिंग है क्या? अगर कोई लाइट रे आ रही है तो लाइट रे कितनी एब्जॉर्ब हो रही है और कितनी एमिट हो रही है यहाँ से, दिस इज द प्रोसेस ऑफ द स्कैटरिंग। स्कैटरिंग इज द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड देन री एमिशन ऑफ लाइट एनर्जी, कि वो कितनी लाइट एनर्जी आपको री एमिट कर रही है। नेक्स्ट, फैक्टर अफेक्टिंग स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या क्या फैक्टर्स यहाँ पर अफेक्ट करेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट में? The first is wavelength. Wavelength is the most important factor which affecting the scattering of light. कि रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है, जबकि वायलेट कलर की वेवलेंथ जो सबसे कम होती है। कुछ यहाँ पर आपको और रिवाइज करा देता हूँ। वायलेट कलर इज स्कैटर्ड नियरली 16 टाइम्स मोर देन द रेड लाइट। स्कैटर्ड का मीनिंग क्या होता है? स्कैटर्ड का मीनिंग बेटा ये होता है कि जब भी कोई लाइट आ रही है तो ये अलग अलग रेज में फैल जाती है, दिस इज कॉल्ड स्कैटरिंग। तो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, ये क्या दे रखा है आपको, जो वायलेट लाइट इज स्कैटर्ड नियरली 16 टाइम्स मोर देन द रेड कलर। अगर मैं इसी की जगह वायलेट कलर लेता हूं तो वो कितना स्कैटर होगा? वो मोर देन 16 टाइम्स, मतलब जितना रेड हुआ है उससे ज्यादा कहीं स्कैटरिंग होगा, 16 टाइम्स मोर देन द रेड कलर। तो दिस इज द स्कैटरिंग ऑफ द वायलेट कलर। बात क्लियर हो गई? चलिए आगे समझते हैं। स्मॉल पार्टिकल, इफ द पार्टिकल इज स्मॉल, कोई भी स्मॉल पार्टिकल होता है तो वहां से कौन सी एमिट होती है रेस? वहां से आपकी ब्लू कलर की और वायलेट कलर की रेस का एमिशन होता है। सिमिलरली कोई आपका बिग पार्टिकल है तो वहां से कैसी एमिट होती है? वहां से आपका रेड कलर एमिट होता है। कोई आपका बहुत बड़ा बिग पार्टिकल है, वहां से कैसी एमिट होंगी? वहां से जो है आपकी व्हाइट कलर की रेज एमिट होंगी। इसको मैं और समझा सकता हूं, बट आप 9th क्लास में ये सारा पढ़ चुके हैं। जो स्मॉलर पार्टिकल्स है, स्मॉलर पार्टिकल्स को हम ले सकते हैं बेटा। इसको हम क्या एग्जाम्पल में आपको अभी दे देता हूँ। स्मॉलर पार्टिकल्स में आप क्या लेंगे? द एयर पार्टिकल आर कॉल्ड स्मॉलर पार्टिकल। जो एयर पार्टिकल है हमारा एटमॉस्फेयर है ये, और इस एटमॉस्फेयर में जो एयर पार्टिकल्स पूरे में भरे हुए हैं, दीज आर द स्मॉलर पार्टिकल्स। इसको स्मॉलर पार्टिकल्स क्यों बोलेंगे? क्योंकि ज्यादातर पार्टिकल्स आपका नाइट्रोजन से और ऑक्सीजन गैस से बनते हैं, NiTRO, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो दीज आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। और ये पार्टिकल कितने स्मॉलर होते हैं? जो इनका साइज होता है बेटा, द साइज ऑफ दीज पार्टिकल्स, एयर पार्टिकल्स, इज लेस देन 0.4 nm। दिस इज कॉल्ड नैनोमीटर। सिमिलरली जो आपके बिगेस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वेरी बिग पार्टिकल है, यहाँ पर बिग पार्टिकल है, वो कौन सी एमिट करेंगे? वो रेड कलर एमिट करेंगे। बहुत जो बड़े पार्टिकल्स होंगे वो कैसा एमिट करेंगे? वो व्हाइट कलर एमिट करेंगे। यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं, बड़े पार्टिकल्स मींस वाटर। वाटर की अगर आप मॉलिक्यूल्स ड्रॉप्स ले रहे हैं, देन दीज आर द बिगर पार्टिकल्स एंड द साइज ऑफ द बिगर पार्टिकल इज ग्रेटर देन 1000 nm। तो यहां बहुत ही सिंपल है, ये वाटर है, ये कैसी एमिट कर रहा है? व्हाइट लाइट एमिट कर रहा है। तो बात हम कर रहे थे क्लाउड्स की, तो वहां वाटर होता है, बिग पार्टिकल्स हैं, कैसी लाइट एमिट करेगा? अगर सन से कोई आपकी लाइट आ रही है तो वो कैसी लाइट एमिट करेगा? वो सारे
जो बिग पार्टिकल है वो सारे कलर्स को इक्वल एमिट करेगा, रेड हो चाहे ग्रीन हो चाहे ब्लू हो, है ना। तो सारे कलर ये जो आपके वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड कलर है, इन सबको एक सा एमिट करेगा, और जब सबको एक सा एमिट करेगा तो सब मिला के फिर से क्या बन जाएगा, व्हाइट कलर बन जाएगा। जो स्मॉलर पार्टिकल्स हैं वो सबसे ज्यादा कौन सा एमिट करेगा, वो सबसे ज्यादा जो एमिट करेगा वो वायलेट कलर और ब्लू कलर को एमिट करेगा। हमारे जो है एटमॉस्फेयर में स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, तो जब हमारे एटमॉस्फेयर में स्मॉलर पार्टिकल होते हैं तो वो सबसे ज्यादा क्या एमिट कर रहे हैं, ब्लू और वायलेट कलर। इसीलिए हमें जो आसमान है, जो हमें स्काई है, वो कैसे कलर का दिखता है, ब्लू कलर का दिखता है। आइए इसे बहुत अच्छी तरह समझते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज डिफरेंट कलर्स ऑफ स्काई, व्हाई द स्काई हैव डिफरेंट कलर्स, अलग अलग कलर क्यों दिखते हैं हमें यहाँ पर। समझ लेते हैं इसको बहुत अच्छी तरीके से। मिनिमम स्कैटरिंग, जब जो सन होता है वो हमारे ठीक ऊपर होता है तो स्कैटरिंग क्या होती है, मिनिमम होती है। तो रेज ट्रेवल्स लीस्ट डिस्टेंस, जो हमारी रे हैं वो क्या ट्रेवल करेंगी, बहुत कम डिस्टेंस को ट्रेवल करती हैं, और बहुत कम डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद क्या होता है, जो कलर ऑफ द स्काई है वो हमें कैसा दिखता है, कुछ व्हाइट सा दिखता है। और ऐसा कब होता है, ऐसा दिन में होता है। जो हमें कलर ऑफ द सन है वो भी कैसा दिखता है, व्हाइट दिखता है। लेकिन जब सन सेट होता है और सनराइज होता है तो उस टाइम जो हमें क्लाउड्स और सन का कलर कैसा दिखता है, येलोइश और रेडिश दिखता है। समझते हैं इस चीज को। अभी हमारे सर के ऊपर था सन, तो हमें कैसा दिख रहा था, क्लाउड और सन व्हाइट दिख रहा था। बट अब ये हमारे सन का डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ गया है। नाउ रे ट्रेवल्स लॉन्ग डिस्टेंस, यहाँ पर रे कैसा ट्रेवल कर रही है, डिस्टेंस बहुत लॉन्ग ट्रेवल कर रही है। और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करने पे क्या होगा, मोर स्कैटरिंग होगी। जब ज्यादा स्कैटरिंग होती है, तो आपको अभी बताया था ज्यादा स्कैटरिंग किसकी होगी, ब्लू कलर और वायलेट कलर की होती है। इसीलिए हमें जो स्काई है वो कैसा दिखता है, वो हमें ब्लू कलर का दिखता है। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट इसका क्या है, जब हमारा जो सन है वो बहुत लार्ज डिस्टेंस पे हो, रे ट्रेवल्स लॉन्गेस्ट डिस्टेंस। और जब रे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं तो क्या होता है, जो स्कैटरिंग होती है वो मैक्सिमम होती है। और जब स्कैटरिंग मैक्सिमम होगी तो सारे के सारे कलर्स क्या होंगे, स्कैटर होंगे। और जब सारे कलर स्कैटर होंगे तो रेड और ऑरेंज कलर गेट स्कैटर्ड लीस्ट। जो आपकी रेड कलर की रे आ रही है वो कैसी होगी, कम स्कैटर हो रही है। इसके लिए देखिए यहाँ पर एक छोटी सी लाइन दिखाई गई है, बट स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है, स्कैटर होना। तो रेड कलर सबसे कम स्कैटर हो रहा है। तो रेड जब कलर सबसे कम स्कैटर हो रहा है, मीन्स वो फैल नहीं रहा है, तो वो सबसे पहले हमारी आंखों तक आएगा। वो फैल नहीं रहा है, बाकी कलर्स ज्यादा फैल जा रहे हैं, तो रेड कलर नहीं हो रहा है स्कैटर, तो वो हमारी आंखों तक पहले आएगा। सो वी कैन से कि आपको जो कलर है स्काई का वो कैसा दिखाई देगा, आपको कलर स्काई का रेडिश दिखाई देगा, और आपको सन भी रेडिश दिखाई देगा। द कलर ऑफ द स्काई इन स्पेस, ओ कलर ऑफ द स्काई इन स्पेस, व्हाइट शोइंग ब्लैक, बिकॉज वहां तो स्कैटरिंग होगी ही, वहां स्कैटरिंग क्यों नहीं होगी, क्योंकि वहां पर एटमॉस्फेयर ही नहीं है। नो एटमॉस्फेयर, दैट मीन्स नो स्कैटरिंग, एंड वी कैन से नो कलर ऑफ स्काई, कुछ भी कलर आपको वहां पर नहीं दिखेगा। तो ये सारा हो क्यों रहा था, ये हमारा जो अर्थ के आगे एटमॉस्फेयर है उसके स्कैटरिंग हो रही थी उसके थ्रू, और उसके थ्रू जब लाइट की स्कैटरिंग हो रही थी इसीलिए हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का स्काई शो हो रहा था। नाउ चेक इट, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द बोथ। यहाँ पर एटमॉस्फेयर है अर्थ पे, और जबकि मून पे एटमॉस्फेयर नहीं है, तो वी कैन से यहाँ पे स्कैटरिंग हो रही है अलग अलग कलर्स की। एक व्हाइट लाइट आ रही है मून से और वो स्कैटर्ड हो रहे हैं, बट मून पे कोई भी स्कैटरिंग नहीं हो रही है, यहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं है, नो स्कैटरिंग। और यहाँ पर आपका स्पेस अपीयर्स ब्लैक, इसलिए आपको जो स्पेस है वो कैसा दिख रहा है, ब्लैक दिख रहा है। थैंक यू वेरी मच।